अस्सलाम वालेकुम। मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में आपका खैर मकदम है। क्लास 10th जेके बोस एनुअल 2020 सब्जेक्ट सोशल साइंस के गेस्ट पेपर के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस साल यानी जो करंट एकेडमिक सेशन है, सोशल साइंस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत चेंज आई है, यानी इसके सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंज आई है, जो कि नवंबर 2019 से लागू हुई है। तो उस चेंज के मुताबिक जो सोशल साइंस का इस साल का पेपर होगा उसके 4 पार्ट्स होंगे। यानी पूरा जो सोशल साइंस होगा वो डिवाइड होगा 4 पार्ट्स में। पार्ट ए हिस्ट्री, उसके 25 मार्क्स होंगे। पार्ट बी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, उसके 25 मार्क्स होंगे। जियोग्राफी, उसके 25 मार्क्स होंगे। इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी, उसके 15 मार्क्स होंगे। और इसके साथ एक इंटरनल असेसमेंट जो इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा, यानी जिस इंस्टीट्यूशन में आप ऑन रोल्स है, ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा ये होगा रोड सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके 10 मार्क्स होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर इस साल होगा उसके 4 सेक्शंस होंगे और 4 सेक्शंस में कुल मिला के टोटल ये 90 मार्क्स का होगा। उसमें हिस्ट्री के 25, पॉलिटी के 25, जियो के 25। तो ये 3 सेक्शंस हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 25, 25, 25, तो हो गए 75। फिर इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के 50, तो कुल मिला के ये हुए 90 और इंटरनल असेसमेंट के 10 जो कि आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे दिए जाएंगे। तो टोटल ये बनते हैं 100। यानी ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस करंट एकेडमिक सेशन फॉर 10th क्लास एनुअल, यानी रेगुलर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ इस साल के, जो अभी नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले हम लेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, यानी जिनके 25 मार्क्स होंगे। उनमें क्या होगा, आपको कम से कम इन 3 पोर्शंस में आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उनकी चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी। अब इस साल शायद उनमें चॉइस ज़्यादा होगी, लेकिन कम से कम आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे। चॉइस उनकी होगी, इंटरनल चॉइस उनकी होगी, और वो 5 मार्क्स के होंगे। यानी कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी में कम से कम आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और उनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 5 ईच। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री में आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, पॉलिटी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जियोग्राफी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कम से कम आपको 2 और 3, यानी प्रॉबेबली 2, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनके 3-3 मार्क्स होंगे। और फिर एक और टाइप होगा क्वेश्चंस का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो भी कम से कम 2 और 3, यानी वो भी 2, कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, और उनके होते हैं 2-2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स ईच। और फिर ऑब्जेक्टिव्स वो तीनों सेक्शंस में होंगे 1-1 मार्क्स के। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी में आपको लॉन्ग आंसर, आपको शॉर्ट आंसर, आपको वेरी शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस। फिर जो इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी, उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, और उसमें प्रॉबेबली एक ही लॉन्ग आंसर, और उसके बाद एक शॉर्ट आंसर और एक वेरी शॉर्ट आंसर, और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और यह है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस। इसके बाद हम आएंगे पहले पोर्शन पे, वो है हिस्ट्री का पोर्शन। पार्ट ए यानी हिस्ट्री। पार्ट ए हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
हिस्ट्री पोर्शन में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है इसमें पहले 2 यूनिट्स, बड़े 2 यूनिट्स है। वन दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप और नंबर सेकंड दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रॉबेबली इन्हीं 2 यूनिट्स में कम से कम आपको 25 में कम से कम आपको 12 to 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। यानी पहले 2 यूनिट्स में कम से कम आपको 12 से 15 मार्क्स करने होंगे और प्रॉबेबली इसी में दोनों लॉन्ग आंसर भी होंगे। यानी हिस्ट्री की पोर्शन की मैं बात करता हूं, तो जो पहला यूनिट है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आपका फोकस होना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट पे। यानी आपको डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कैसे, उसके इवेंट्स पे नज़र रखनी है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे आपको नज़र रखनी है। तो पूरा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है। इसके साथ ही इसी यूनिट में आपको नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की उन चेंजेस को पढ़ना है। यानी प्रॉबेबली उसमें पूछा जाता है कि आप नेम द चेंजेस विच वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन, यानी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की। अच्छा, इसी यूनिट में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दोनों क्वेश्चंस, दो में से एक, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डेट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि प्रॉबेबली इन्हीं डेट्स को पूछा जाता है फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में। यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुई, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुई, या जब यूनिफाइड इटली बनी तो उसके पहले किंग कौन बने, या इटली की जो कितनी स्टेट्स थी इटली की, यानी जो इटली डिवाइड थी बिफोर यूनिफिकेशन, या कितने स्टेप्स हुए इटली या जर्मनी को यूनिफाई करने में, पहला स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, लास्टली पे क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ पे आपको नज़र रखनी है। देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना है कि हाउ ग्रीक्स गॉट देयर इंडिपेंडेंस। ओके, देन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, शॉर्ट आंसर इस पे पूछा जाएगा। एंड नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ये वाला क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, इस पे प्रॉबेबली ये पूछा जाता है कि हाउ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द नेशंस। यानी डिफरेंस क्या थी नेशनलिज्म इन ब्रिटेन और बाकी जो कंट्रीज थे, जैसे फ्रेंच था, जैसे जर्मनी थी, जैसे इटली थी, उनकी और नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, इसमें कौन सी डिफरेंस थी। फिर हम आते हैं सेकंड यूनिट पे। वो आपको पता ही है कि ये जो सेकंड यूनिट है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आपको कॉजेस पढ़ने हैं, यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपको इवेंट्स पढ़ने हैं। आपको ये भी पढ़ना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों सस्पेंड हुआ, कब सस्पेंड हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़े जो लीडर्स थे या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वो रिजोल्यूशंस कहाँ पे पास हुआ, फिर स्टार्ट कहाँ से किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस चीज पे भी आपको नजर रखनी है। रोवाल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये तो सीधे क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी आपको ये डिटेल में पढ़ना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किस मूवमेंट से हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसोबीडियंस क्यों कहा जाता है। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस में जो इवेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स उसमें हुए। अच्छा, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ही जुड़ा है वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। अच्छा, उसमें भी आपको ये याद रखना है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन किस लीडर ने हिस्सा लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अच्छा, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे गांधी और अम्बेडकर की बात अगर हम करेंगे तो उस पर भी आपको नजर रखना है। देन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन कॉलोनीज। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का माने होता है कि ये जो कॉलोनीज थी, जैसे इस चैप्टर में तो इंडिया की ज्यादा बात की गई, तो इंडिया में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हाउ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट गिव द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी इंडिया का नेशनलिज्म असल में क्या है, यह है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी दे स्टूड अगेंस्ट दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उसी को हम कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी ये जो कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको ये पढ़ना है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका इम्पैक्ट कॉलोनीज पे क्या पड़ा और उसका इम्पैक्ट नेशनलिज्म पे क्या पड़ा।
यानी उस टाइम तो इंडिया में नेशनलिज्म की वेव चल रही थी। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन ग्लोबलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। एक तो ग्लोबलाइजेशन आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव्स इसके पढ़ने हैं, आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ना है, और एक्सचेंज आपके पढ़ने हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ लेबर है, जैसे एक्सचेंज ऑफ कैपिटल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज भी आपको पढ़ना है। देन कॉरन लॉज, ये तो आपको पता ही, जो कि इंग्लैंड में थे कॉरन लॉज, ये आपको पढ़ने हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर इस पे आ जाएगा। देन ग्रेट डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ग्रेट डिप्रेशन में आपको कॉजेस पढ़ने हैं, ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट पढ़ना है, ग्रेट डिप्रेशन में आपको ये पढ़ना है कि ग्रेट डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। देन ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वो आपको पता ही है 1944 में जो इंस्टीट्यूशंस बने ब्रिटन वुड है, तो IMF उसमें आता है या वर्ल्ड बैंक उसमें आता है, तो वो भी आपको पढ़ने हैं, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट एंड ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस। एंड देन G77, ये G77 आपको पढ़ना है। इट वाज ए रेस्पॉन्स अगेंस्ट दीज ब्रिटन वुड दीज इंस्टीट्यूशंस, तो ये G77 भी आपको अंडरस्टैंड करना है। देन प्रेफरेंस ऑफ लैंड लेबर ओवर मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो ये जो प्रेफरेंस ऑफ लैंड लेबर है ओवर मशीन्स, ये तो सीधा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नहीं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब इंग्लैंड की जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो सारे वॉर इंडस्ट्रीज पे चले गए, यानी सारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उन सारी इंडस्ट्रीज को वॉर के लिए लगाया गया, कि सारी इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्शन होती थी अब वॉर प्रोडक्शन हुआ। उससे क्या हुआ कि ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको एक टाइम मिला अपने आप को रिवाइव करने का। तो यही क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन व्हाट इज प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिंटिंग रेवोल्यूशन पढ़ना है, इसका इम्पैक्ट पढ़ना है। अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन जो इस पे आएंगे वो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो है गुटेनबर्ग प्रेस, आपको पता ही है जब प्रेस डेवलप हुआ तो पहला प्रेस यही था गुटेनबर्ग प्रेस। फाइट फॉर स्वराज एंड वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट, ये महात्मा गांधी का कंसेप्ट है कि डेट फाइट फॉर स्वराज इज एक्चुअली द फाइट फॉर प्रिंट, यानी जो स्वराज का कंसेप्ट है इसमें प्रिंटिंग प्रेस का रोल आपको पढ़ना है कि प्रिंटिंग प्रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। और वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट आपको पता है, ये जो इंडिया की जो प्रेस थी इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, उस पर जो सेंसरशिप लगाई गई उसी का एक्ट एक हुआ 1878 में, जिसे हम वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट पढ़ते हैं। तो उस पर भी आपको नजर रखनी है। और एक लास्ट यूनिट जो इस साल ऐड हुआ है आपकी हिस्ट्री पोर्शन में, उसमें आपको नया कश्मीर मैनिफेस्टो, लैंड एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, टूरिज्म, इट इज रोल एंड पोटेंशियल इन कश्मीर। ये 11 टॉपिक्स आपके हिस्ट्री पोर्शन के लिए काफी है ने, कम से कम ये हिस्ट्री पोर्शन के सारे जो भी क्वेश्चंस है लगभग ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे उन क्वेश्चंस को कवर करेगा। नाउ अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको पता है वो है इंडियन पॉलिटी का पार्ट। तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट आपको पता है कि इस साल पॉलिटी के भी इतने ही मार्क्स हैं जितने हिस्ट्री के हैं, यानी 25 मार्क्स इसके भी हैं इस साल। तो पॉलिटी में आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स आप जिन टॉपिक्स को आपको गहराई से पढ़ना है, जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आप दोनों इसके टाइप्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड इट इज एसेंस। उसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स वो जो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, और दोनों पे आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स पे आपको फोकस करना है, वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। देन नंबर सेकंड दैट इज फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम्स, यानी आपको फेडरेशन अंडरस्टैंड करना है, फेडरेशन के फीचर्स अंडरस्टैंड करने हैं, और देन आपको यही फेडरेशन फिर कंपेयर और कंट्रास्ट करनी है यूनिटरी सिस्टम से। तो इसमें आपके लिए ये भी बेहतर रहेगा कि आप फेडरेशन की कुछ एग्जाम्पल्स भी उसमें याद रखिए, जैसे फेडरेशन की एग्जाम्पल हम यूनाइटेड स्टेट्स की लेते हैं या फेडरेशन की एग्जाम्पल हम इंडिया की लेते हैं। इसके साथ आपको नंबर 3 यूनियन, स्टेट और कनकोरेंट लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकोरेंट लिस्ट, और इसमें एक और रेजिडुअरी लिस्ट। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यूनियन लिस्ट में कितने आते हैं, स्टेट लिस्ट में कितने आते हैं, कनकोरेंट में कितने आते हैं और रेजिडुअरी में कितने आते हैं, अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देन टॉपिक नंबर 4 दैट इज पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर, डिसेंट्रलाइजेशन जिससे हम कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिससे भी हम कहते हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर के पंचायत राज पे आपको नजर रखनी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और नंबर 5th टॉपिक दैट इज हाउ सोशल डिविजन अफेक्ट पॉलिटिक्स,
यानी पॉलिटिक्स पे सोशल डिविजन्स का, कॉस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, जेंडर आपको अंडरस्टैंड करना है, रिलीजन आपको अंडरस्टैंड करना है, देन दिस जो अदर डिविजन्स हैं उन पे भी आपको नजर रखनी है। देन पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड इथनिक आइडेंटिटी, जो कि आपको पता है कंटेम्पोररी मसला एक है, ये भी, इस पे भी आपको नजर रखनी है। शॉर्ट नोट ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आपको जब ये डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी, इसमें आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी, आप इसको इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी यानी ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की उस पर आपको नजर रखनी है। देन कॉस्ट इनइक्वालिटीज एंड जेंडर, वो मैंने ऊपर ही बताया दिस टॉपिक नंबर 5 में, दैट सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी वही आता है, दैट इज कॉस्ट इनइक्वालिटीज एंड जेंडर। देन डिफरेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग कास्ट एंड वीमेन, यानी कास्ट के मुतालिक और वीमेन के मुतालिक जो डिफरेंट प्रोविजन, जो डिफरेंट आर्टिकल्स या जो डिफरेंट रिजर्वेशंस एटसेट्रा दिए गए हैं उनको भी आपको अंडरस्टैंड करना है। देन पॉलिटिकल पार्टीज, देयर टाइप्स एंड फीचर्स, यानी इसमें आपको नेशनल पार्टीज, देन लोकल पार्टीज, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज कितने हैं, देन इनके फीचर्स क्या है, या इनका मैनिफेस्टो जो इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्टीज है उनका मैनिफेस्टो एटसेट्रा, या उनकी आइडियोलॉजी एटसेट्रा, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है। देन 11th टॉपिक दैट इज प्रेशर ग्रुप्स। 12th पे हाउ डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये रिप्रेसिव नहीं है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव है, यानी रिप्रेसिव नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपको इसमें ये अंडरस्टैंड करना है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी में हम कैसे एक अकाउंटेबल, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया एंड जेके, एंड देन वेरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इस पे एक यूनिट ही है आपको, तो उसमें आपको ये चैलेंजेस देखने हैं डेमोक्रेसी के कितने हैं। जैसे डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पुअरिटी एक चैलेंज है, इसमें कॉस्ट एक चैलेंज है, इसमें डाइवर्सिटी एक चैलेंज है। तो आपको इन टॉपिक्स को, ये जो 14 टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी में हमने चूज किए हैं, इन 14 टॉपिक्स को आपको गौर से पढ़ना है। देन हम आते हैं सेक्शन सी पे, और जो सेक्शन सी है वो है जियोग्राफी का सेक्शन। आपको पता है इस साल जियोग्राफी के सेक्शन में भी 15 मार्क्स है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आपको लॉन्ग आंसर करने हैं, यहाँ भी आपको शॉर्ट आंसर करने हैं, यहाँ पे आपको भी वेरी शॉर्ट करने हैं, और यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। देन अच्छा, जियोग्राफी में आपको रिसोर्सेज और इनकी सारी टाइप्स, रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, यानी इसमें से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सॉइल एंड इट्स टाइप्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल डेग्रेडेशन, फॉरेस्ट्स, यूजेस एंड इट्स कंजर्वेशन, ये तो सीधे क्वेश्चन है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर इट्स टाइप्स, ये जो 4 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। कमर्शियल फार्मिंग पे आपको फोकस करना है, और मेजर क्रॉप्स, यानी इंडिया की मेजर क्रॉप जैसे राइस है, वीट है, शुगर कैन है, कॉटन है, जूट है। यहाँ एक और बात मैं ऐड करूं कि ये जो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, जैसे राइस की हम बात करें, वीट की हम बात करें, कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि नेम 4 इंपॉर्टेंट आर लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी जब आप इन क्रॉप्स को पढ़ोगे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि राइस कहाँ ज्यादा निकलता है, या मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन कितने स्टेट्स हैं, जूट कहाँ ज्यादा निकलता है। इस पे कभी कभार आपको मैप भी पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव्स और वेरी शॉर्ट तो इस पे जरूर आते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, इसके साथ मिनरल्स, टाइप्स एंड देयर कंजर्वेशन, इंडस्ट्रीज, देयर टाइप्स and some major industries like cotton, jute, iron and steel, transport its types, communication its types and utility। ये हो गया पोर्शन सी, यानी जियोग्राफी का पोर्शन। अच्छा, जियोग्राफी के पोर्शन में कभी कभार आपसे मैप भी पूछा जाएगा, लेकिन मैप इन्हीं चीज के मुताबिक पूछा जाएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आपसे पूछा जाएगा। देन आपको ये पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट कोल सेंटर्स ऑफ इंडिया बताओ, या इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया बताओ। तो ये कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स भी इसी पे पूछे जाएंगे। अगर मैप्स पे पूछा जाएगा, आउटलाइन वहीं दी जाएगी, तो वो भी इसी पे पूछा जाएगा। तो इन्हीं टॉपिक्स के बाहर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे होंगे।
इसके बाद हम आते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो लास्ट पोर्शन है पार्ट डी एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। ये जो लास्ट पोर्शन है यह है इकोनॉमिक्स या डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन। यानी कुल मिला के इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है और इसमें रोड सेफ्टी एजुकेशन भी है। इसके टोटल 15 मार्क्स है, लेकिन 10 आपको इंटरनल असेसमेंट, वो इंटरनल असेसमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन पे, वो आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे ही करना है। अच्छा, इसमें प्रोबेबली आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो इसमें आप किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ये इकोनॉमिक्स की बात मैं करता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उन डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रिएट किए गए हैं, आपको उन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को भी पढ़ना है। देन स्टॉक एक्सचेंज, इसमें सेंसेक्स और निफ्टी, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आंसर्स पे पूछे जाएंगे। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर के फीचर्स क्या होते हैं और डिजास्टर की कितनी टाइप हैं। देन इल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिथीन और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके साथ रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड स्टेप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो ये 7 टॉपिक्स जो कि पार्ट डी यानी इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी एजुकेशन के मुतालिक पूछे जाएंगे। तो ये 4 सेक्शंस हो गए आपके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देन दिस जियोग्राफी एंड रोड सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आप इन टॉपिक्स को गौर से पढ़ोगे इंशाल्लाह और आप एग्जाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक और एडवाइस आपसे है कि इसी चैनल पे हमने एक और वीडियो डाला है। वीडियो का नाम है राइटिंग स्किल्स एंड फोबिया ऑफ एग्जामिनेशन। आप जरूर एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को 1-2 बार सुनिए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर और कुछ स्किल्स के मुतालिक पता चलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।